गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज जो 1.4 और 1.6 है उनका आपने अध्ययन कर लिया था और अब हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 1.5 है उसके बारे में। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग आर रेशनल और इरेशनल नंबर। कुछ नंबर दिए गए हैं जिनको आपको क्लासिफाई करके बताना है कि वो एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखो मैंने इरेशनल नंबर के लिए देखो आपको कुछ शर्तें बता रखी है, यानी ऐसा कोई भी रूट का नंबर जिसका रूट पूरा नहीं हो, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, वो क्या होता है आपका एक इरेशनल नंबर होता है। दूसरी बात, इस रूट के नंबर के साथ अगर मान लो जैसे 3 आ गया तो मान लो 3 के साथ जोड़ में आ गया, ये ऐड में आ गया, या मान लो किसी के साथ सबट्रैक्ट में आ गया, या किसी के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, या मान लो किसी के साथ डिवाइड में आ गया, तो ये चारों नंबर भी क्या माने जाएंगे आपके इरेशनल नंबर माने जाएंगे। अगर आपका कोई भी इरेशनल नंबर जो आपका ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो भी वो क्या माना जाएगा इरेशनल नंबर। दूसरी बात, एक जैसे मान लो आपके पास पाई होता है, पाई एक खुद इरेशनल है, अगर ये 5 पाई होगा तो भी क्या ये इरेशनल है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई आपका जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्योरिंग नंबर आता है वो भी क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। जैसे मान लो 0.35 035 00 35 000 डैश डैश डैश, ये भी क्या आपका एक इरेशनल नंबर। ये तो मैंने आपको इनके बारे में जांच करना बताया था, तो ये बात मैंने आपको समझा दी अच्छी तरह। अब देखो ये कुछ नंबर दिए गए हैं जिनको आपको अभी क्लासिफाई करके बताना है कि वो नंबर आपके रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो देखिए इनको आप अभी कैसे क्लासिफाई करोगे। सबसे पहले देखो इस फर्स्ट पार्ट में आ रहा है मेरे पास क्या 2 - √5। अब देखिए √5 इरेशनल है। अब अगर देखो रूट का नंबर हट जाता है तब तो इरेशनल नहीं है, अगर रूट का नंबर नहीं हट पाता है तो क्या माना जाएगा आपका एक इरेशनल नंबर माना जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया आपका इरेशनल, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड पार्ट है 3 + √23 और माइनस का √23। अगर आप इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हो तो ये भी आपका √23 है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कितना आ रहा है 3, क्योंकि √23 कट गया ना आपका, इसलिए क्या हो गया ये आपका नंबर रेशनल हो गया, रेशनल। समझ में आ गई बात। इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है मेरे पास 2√7 अपॉन में है 7√7। तो देखो ये दोनों इसके मल्टीप्लाई में दोनों आपस क्या हो गए कट हो गए और क्या आ गया 2/7 और ये क्या हो गया रेशनल हो गया। यानी अगर आपका रूट की वैल्यू हट जाती है तो नंबर क्या माना जाएगा आपका रेशनल माना जाएगा, और अगर रूट नहीं हट पाता है तो नंबर क्या माना जाएगा आपका इरेशनल नंबर वो माना जाएगा। अब देखो फोर्थ पार्ट है, इसमें आ रहा है 1/√2, √2 नहीं कट रहा है ना, तो ये नंबर क्या माना जाएगा आपका इरेशनल माना जाएगा, इरेशनल, ठीक है ना। इसे जो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 2 पाई, तो पाई इरेशनल है खुद, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर रहेगा, इरेशनल। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको इनको ऐसे क्लासिफाई करना है कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल। अब देखो आपके आप क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है, इनको देखो आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। सिंप्लीफाई करना कैसे है देखो, इसके पहले आपको देखिए रूट के बारे में तो थोड़ा सा आपको मैं रूल्स बता दूँगा। देखो रूट जो होता है √a+ जो रूट बी होता है, ये कभी भी आपका ध्यान रखना ऐसे नहीं होता है √a + b, यानी रूट के नंबर कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होते, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपके सेपरेट रहेंगे, ये जैसा है वैसा रहेगा, ये कभी भी आप इनको जोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो √2 + √3 है तो इसको कभी भी आप √5 नहीं कर सकते, ये गलत है ऐसा करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद देखो एक तो आपको शर्त क्या रखने की √a + b हो, कभी भी आपका √a + b नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह मान लो अगर मेरे पास √a - √b आ रहा है तो ये भी कभी भी आपका √a - b नहीं हो सकता। इसी तरह आपको ध्यान रखना है जो √a × √b होता है वो हमेशा क्या होता है आपका √a × b होता है, यानी इसमें केवल मल्टीपल और डिवाइड का रूल लागू होता है, कभी इसमें ऐड और सबट्रैक्ट का रूल लागू नहीं होता है। इसी तरह मान लो मेरे पास √a/√b अगर दोनों डिवाइड में आ रहे हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा इनका दोनों का आप एक साथ भी डिवाइड लगा सकते हो, ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यानी जो मल्टीपल और डिवाइड का रूल रूट में केवल वही लागू होता है, ऐड और सबट्रैक्ट का रूट का कोई भी रूल लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखो अगर मान लो एक नंबर मेरे पास रूट में आ रहा है, एक मान लो मेरे पास बिना रूट में नंबर आ रहा है, तो उसको आप कैसे लिखोगे k√a लिख दोगे, यानी जो बिना रूट का वो आगे जाएगा, रूट उसके पीछे बाद में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कुछ इस तरह की आपको बातें दी गई है, तो इन्हीं बातों में देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 + √3 और 2 + √2।
इन दोनों को आपको मल्टीपल करना है। तो पहले आप इस 3 को लिख दो और उसके आगे वो पूरा ब्रैकेट उतार दो 2 + √2। ऐसे आप √3 लिख दो और आगे पूरा ब्रैकेट उतार दो 2 + √2। अब देखो इसको इससे मल्टीपल करना है, इससे मल्टीपल करना। तो एक बार करना है 3 × 2 को मल्टीपल, एक करना है 3 × √2 को मल्टीपल। ऐसे √3 को करना है 2 के साथ मल्टीपल, एक करना आपको √3 को √2 के साथ मल्टीपल। तो देखो दोनों ही कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखो ये रूट का भी रूट का है ना, तो इसको आप क्या दोगे 3√2। बताया था मैंने आपको, जब एक रूट का नंबर विदाउट रूट के साथ जब मल्टीपल होता है तो विदाउट रूट वाला उसके आगे आएगा, रूट वाला उसके बाद में आ जाएगा। इसी तरह से ये विदाउट रूट का है ना, तो इसको आप देख देंगे 2√3, ये अच्छा जाएगा आपका। इसी तरह देखो ये दोनों रूट के नंबर है, मैं आपको भी समझा चुका हूँ कि रूट के दोनों नंबर आपके क्या हो जाएंगे, एक साथ मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया आपका √6 बन गया, ठीक है ना। तो इसको आप इतना करके छोड़ दोगे, इतना सोल्व होगा ये। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। सेकंड पार्ट है मेरे पास है 3 + √3 और इंटू में आ रहा है 3 - √3। अब देखिए यहाँ पर आपका a + b a - b का रूल बन रहा है, बढ़ रहा है ना। और a + b a - b का रूल क्या होता है, ये √3 है यहाँ पर, जो होता है a² - b²। तो इसका स्क्वायर तो गया मेरे पास 9 और इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, पता लगे इसका मान 3 कैसे है, √3 का स्क्वायर का। पहले तो देखो बेटा ये इस तरह से, मतलब रूट जो 3 होता है इसके स्क्वायर का मतलब क्या होगा, √3 × √3 हो गया, ऐसा मान सकते हो आप। अब √3 × √3 का मतलब ये तो होगा ना √3 × 3, यानी कितना होगा √9। इसका कितना होता है 3, पता है ना। इसी तरह आपने इसका क्या लिखा मान 3 आ गया, ठीक है ना। वैसे तो ये मैंने आपको इसका डिटेल से बताया है, बाकी इसका मैंने इस तरह सीधा लिख दिया था। अब देखो उसके बाद में जो इसका फोर्थ पार्ट है वो देखिए। तो वो फोर्थ पार्ट में थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या रहा है, इसमें आ रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो यहाँ पर आप a + b का होल स्क्वायर का रूल लगाएंगे, जो क्या होता है a² + 2ab + b²। मतलब मैं यहाँ पर रूल लगा रहा हूँ a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + 2ab + b²। जब आप ये आइडेंटिटी लगाओगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या देगी, √5 का स्क्वायर + 2 × √5 × √2, फिर आ जाएगा √2 का स्क्वायर। अब देखो √5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। मैंने भी बताया आपको एक तो ध्यान रख लो, रूट के किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो उसका रूट हट जाता है, ये बात दिमाग में फिट कर लो। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर क्या बन गया 5, इनको 2 उतारा से, ये दोनों मल्टीपल में आ गए रूट के अंदर, यानी क्या हो गया 10 हो गया, और वो क्या आ गया 2 आ गया, दोनों ऐड हो गए, ये आ गया 7 + 2√10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इसमें फोर्थ पार्ट है इसका, और फोर्थ पार्ट में आ रहा है मेरे पास कितना √5 - √2 और √5 + √2। अब देखो यहाँ पर आपका रूल कौन सा बन रहा है, देखो ये बन रहा है a + b और a - b वाला रूल, जो होता है a² - b²। ये रूल आपको इसमें लगाना भी, और जब आप इसमें ये रूल लगाओगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और मेरे पास क्या आ गया अभी 3 आ गया। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका आपने सोल्यूशन वो प्राप्त कर लिया है। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, जो अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, उसमें आपसे पूछा गया है कि जो पाई होता है, पाई इरेशनल क्यों है। हम नॉर्मली जब अपने क्वेश्चन को हल करते हैं तो वहाँ पर आप पाई की जगह क्या रखते हो, पाई का मान रखते हो आप 22/7। उसके बावजूद भी आपसे ये पूछा गया है कि पाई है वो एक इरेशनल राशि क्यों है, ठीक है ना। तो इसका देखो रीजन ये हो जाएगा कि जो पाई होता है आपका वो क्या होता है, C/D होता है। अब C/D क्या होता है, देखो जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, सर्कमफ्रेंस यानी क्या होता है 2πr होता है, ये जानते हो आप सारे। अरे सर्कमफ्रेंस ऑफ जो सर्किल होता है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल वो होता है 2πr। अब इधर इसको आप C मान लेंगे सर्कमफ्रेंस को, उधर आप 2r को एक साथ और पाई को एक साथ लिख दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब सर्कमफ्रेंस C है, ये 2r रेडियस किसका डबल क्या होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो d आ गया इंटू पाई। अब मेरे पास C/D बराबर क्या आ गया, पाई आ गया। मतलब पाई का मतलब ऐसे क्या हो गया आपका C/D हो गया। अब देखिए पाई का जो मतलब है वो अपन C/D मानते हैं। अब जैसे मान लो जब भी आपके पास क्या होता है, कोई सर्किल होता है,
ये सर्किल है, ये मान लो यहाँ पर क्या इसका सेंटर है। और अब जब आप इसके मेजरमेंट करते हो किसका, डायमीटर का और सर्कमफ्रेंस का, पहले आपको सर्कमफ्रेंस इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब हम सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट लेते हैं तो कभी भी हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जो दूरी होती है मापने के लिए हमें, तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो इस तरह से इसको टच करते हुए थे, उसमें आपको थोड़ी सी क्या मिलेगी, मिस्टेक मिलेगी, ठीक है ना। और इसी तरह जब आप इसका डायमीटर मानते हो तो हमें सेंटर का एग्जैक्ट पता नहीं चलता सेंटर कहाँ होता है, तो डायमीटर में तो थोड़ी सी आपको बिल्कुल त्रुटि मिलेगी, जरूरी नहीं कि बिल्कुल इसके होकर के आएगी, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आप जो वैल्यू प्राप्त करो बिल्कुल क्या करेंगे, आपको दोनों की मिस्टेक के रूप में थोड़ी सी आपको वैल्यू प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक। जैसे मान लो ये वास्तव में मान लो 44 सेंटीमीटर है, और जब आप इसको मापोगे ना तो आपको बिल्कुल या तो कितने प्राप्त होगी, 43.9 सेंटीमीटर होगी या 44.1, मतलब आपको इसमें मिस्टेक जरूर प्राप्त होगी। आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आप इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए जो जब आप सी और डी की एग्जैक्ट वैल्यू मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए जो आपका पाई होता है वो क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता है। तो इसके लिए बस आपको इतना लिखना है, व्हेन वी मेजर द वैल्यू ऑफ circumference and diameter we do not find एग्जैक्ट वैल्यू या रियल वैल्यू, यानी जब आप इन दोनों की वैल्यू का मेजरमेंट करते हो तो आपको कभी भी इनकी जो रियल वैल्यू है वो आपको प्राप्त नहीं होती है। और जब आपको रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, इसका मतलब सो वी फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सी एंड डी। सो पाई इक्वल सी अपॉन डी। नाउ पाई इज ए इरेशनल, पाई इज ए इरेशनल नंबर। जब आप इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते, इसका मतलब पाई क्या हो जाएगा, एक आपके पास इरेशनल नंबर है वो हो जाएगा। तो 3 के क्वेश्चन में आपको बस केवल ये लिखना था। अब आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, आपको एक दो नंबर है √9.3, उसको नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या करना, आपको √9.3 उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये भी इससे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, फिर भी देखो आप इसको कैसे पढ़ोगे, देख लो इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, AB एक लाइन सेगमेंट लेना जो कितने सेंटीमीटर का होगा, आपका 9.3 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको पॉइंट लेना है AB, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, देखो इस B पॉइंट से आपको इसको 1 सेंटीमीटर आगे यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना होगा। भाई चलो इसको आप यूँ देख लो, पहले आपने क्या कर लिया, AB लिया आपने कितना 9.3, ठीक है। अब इसको आप आगे आप 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से तक इसको बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना, आपको इसका जो सेंटर पॉइंट है वो प्राप्त करना। सेंटर पॉइंट कैसे प्राप्त करोगे, इस लाइन सेगमेंट AC को आपको करना है बाइसेक्ट, यानी आप यहाँ से A से हाफ से मोर कंपास खोलोगे, इधर आर्क लगाया, इधर लगाया, यहाँ से इसे भी ऐसे आर्क लगाओगे आप। तो इस तरह से क्या कर लेंगे, आप इसको ऐसे बाइसेक्ट कर लेंगे। मतलब जब आप ऐसे आर्क लगाओगे तो बिल्कुल इस तरह से काटेगा। और अब जो ये पॉइंट आएगा नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा, इसका पॉइंट ये O आ जाएगा। अब O पॉइंट को सेंटर मानना आपको, और इसको अपना A तक खोलना है। तो A तक खोल के आप इसको क्या करेंगे, एक ऐसे आप सर्किल बनाओगे, इस तरह से बना दिया। ये पता लगे यार कहाँ से है, मतलब आपको A पर कंपास टिकाना है, इस मतलब हाफ से मोर खोलना है, इतना खोलो आप, ठीक है ना। यहाँ से आर्क लगाइए, इधर ही आर्क लगाया, उतना फिर C से इधर आर्क, इधर आर्क, जहाँ काटे उनको ऐसे ड्रेस से मिलाना है। अब क्या करना, आपको इस B पॉइंट है ना, इसको आपको आगे बढ़ाना है, कहाँ से, यहाँ से इसी दिशा में। ये आपने देखो इसको यहाँ तक बढ़ा दिया आगे इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना, आपको जब आपने इसको इसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया है, तो अब आपको ऐसा करना है कि यहाँ से एक आपको अर्क बनाना है इस पॉइंट B। ये मतलब जो आपका ये दूरी है ना आपकी, ये किसको दर्शाएगी, ये √9.3 को दर्शाएगी दूरी। ये जो दूरी आपकी है वो किसकी है, √9.3 की। और अगर आप इसको इधर लाना चाहते इस वैल्यू को, तो आपको क्या करना है, इस 9.3 को आपको यहाँ से आर्क लगाना है इस तरह से,
तो मान लो आपने ये आर्क लगा दिया। अब ये जो पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर, ये किसको दर्शाएगा, √9.3 को। तो ऐसे जो आपको क्वेश्चन है वो हल करना था। तो इस तरह से आपको इसको दिखाना है। और यहाँ पर आप पॉइंट जैसे मान लो डी मान लिया आपने ये, और यहाँ पर मान लो आपने ये पॉइंट ई मान लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो ये वैसे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको ये करवाना था तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। तरीका समझ में आ गया। स्टेप वगैरह लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है एग्जाम की तरफ से। तो पहले आप लेंगे AB 9.3 सेंटीमीटर का, और AB को C तक प्रोड्यूस किया 1 सेंटीमीटर आगे। इसको करेंगे आप बाइसेक्ट यहाँ से, A से कंपास का इधर उतना है, C से इधर और इधर मिलाया इसको, ये पॉइंट आया, ऊपर कंपास टिकाया, यहाँ तक खोला, आपने सर्किल बनाया ऐसे, ठीक है। सर्किल बनाने के बाद में आपको इस B पॉइंट को क्या करना है, इसके बिल्कुल ऐसे इसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए आपको आगे तक बढ़ाना है। फिर आप यहाँ पर कंपास टिका करके ऐसे आर्क लगाओगे, ये किसको दर्शाएगा, √9.3 को। तो आज ये आपका इतना मैंने आपको करवा दिया है पॉइंट। अब देखो इसमें भी एक क्वेश्चन और बचा है जो हम अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे, और उसके साथ ही जो हमारे एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।